दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक नीति की परिभाषा दीजिए और इसके स्वरूप एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। लोक नीति की परिभाषा देना है, साथ ही में इसके स्वरूप और विशेषताओं को भी बताना है। लोक नीति क्या होता है? अगर हम लोग बोलचाल का भाषा में बात करें कि लोक नीति क्या होता है, तो सरकार के द्वारा जनता के भलाई के लिए जो भी काम किए जाते हैं, जो भी नीति को बनाया जाता है, उसी को लोक नीति कहा जाता है। ये जो लोक नीति है वो दो शब्दों से मिलकर के बनाया हुआ है। पहला तो एक लोक है और दूसरा है नीति। लोक का मतलब होता है जनता, जैसे कि हम और आप, ठीक है, जो लोग हैं देश के। और नीति का मतलब होता है कोई भी नियम, दिशा निर्देश या फिर योजना, ठीक है, जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है और लागू किया जाता है समाज में, उसी को लोक नीति कहा जाता है। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक और क्वेश्चन हम इसी तरह से करवाएंगे जहां पर आप लोक नीति के निर्माण के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि लोक नीति का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम उसी क्वेश्चन में बताएंगे ताकि आप अलग अलग करके अच्छे से समझ के पढ़ सके। यहाँ पर हम अगर बता देंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। आज का जो क्वेश्चन है कि लोक नीति क्या, क्वेश्चन की लोक नीति की परिभाषा दीजिए और इसके स्वरूप एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सिर्फ इसी सेमेस्टर में नहीं बल्कि आने वाला जो आपका सेमेस्टर है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देख लेते हैं लोक नीति के अर्थ को कि लोक नीति का अर्थ क्या होता है। जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लोक नीति कहा जाता है। जनता के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है उसी को लोक नीति कहा जाता है। ठीक है, नीति की अगर हम लोग बात करें तो जो लोक नीति वो सिर्फ सरकार बना सकती है, जबकि जो नीति है वो आप भी अपने लिए बना सकते हैं, कोई कंपनी अपने लिए बना सकता है, ठीक है, कोई भी संगठन अपने लिए बना सकता है, कोई भी संस्था है वो अपने लिए बना सकता है। तो नीति जो योजना है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो लोक नीति है उसको बनाने का हक जो है या फिर अधिकार जो है वो सिर्फ सरकार के पास होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार सिर्फ कानून नहीं बनाती। लोकतांत्रिक शासन में सिर्फ सरकार जो कानून नहीं बनाती, नीति और कानून दो अलग अलग बात है। ठीक है, कानून एक ऐसा चीज होता है जिसको लागू करने के बाद उसको हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, जो नहीं मानेगा उसको सजा मिलेगा। लेकिन नीति एक ऐसा चीज है जिसको आप चाहे तो माने या फिर ना चाहे तो ना माने। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार सिर्फ कानून नहीं बनाती, बल्कि समाज के विविध क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, पर्यावरण को दिशा देने वाली नीतियां भी बनाती है। इन सबको दिशा देने वाला एक नीति बनाता है। जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं एनईपी 2020 का नीति है, ये जो नई शिक्षा नीति, उसमें आप पढ़ रहे हैं सेशन 23 से 27 हो, सेशन 22 से 26 हो, या फिर 24 से 28 या फिर 25 से 29। ये सब जो आप ईयर देख रहे हैं, ये जो सेशन देख रहे हैं आप लोग, ये सब क्या है, तो नई एजुकेशन जो आपका नई शिक्षा नीति, उसके अंतर्गत आप ये सब कोर्स को कर पा रहे हैं। तो ये क्यों लाया गया? ताकि इसको दिशा मिल सके, जो शिक्षा है उसको नई दिशा मिल सके। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि नई नीतियां जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। जो भी नीति बनाया जाता है वो जनता के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। इस कारण लोक नीति आधुनिक शासन का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। और आज के समय में जो शासन करने का तरीका है उसके लिए नीति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि पहले नीतियों को लागू किया जाता है, उसमें देखा जाता है क्या समाज पर क्या इसका अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए बात कहा जा रहा है कि इस कारण लोक नीति आधुनिक शासन का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि लोक नीति के अध्ययन से हमें यह समझ में आता है कि सरकार समाज की समस्याओं को किस प्रकार पहचानती है, उनका समाधान कैसे खोजती है और उन्हें लागू कैसे करती है। ये जो लोक नीति है, इसके अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि सरकार किस तरह से समस्याओं, जो समाज की समस्या है उसको किस तरह से पहचानती है, उसको कैसे खोज पाता है, ठीक है, और उसका समाधान कैसे करता है और इसको लागू कैसे करता है। तो लोक नीति वो चीज है जिसके अध्ययन के बाद हम लोग इस चीज को समझ पाते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि लोक नीति का निर्माण कैसे होता है, कैसे सरकार नीति को लागू करता है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि एक अलग क्वेश्चन हम सेपरेट लाएंगे जहां पर आप लोक नीति निर्माण के बारे में समझेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग लोक नीति की परिभाषा को। लोक नीति की परिभाषा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि लोक नीति ऐसे नियमों, निर्णयों, कार्यक्रमों और कार्यों का समूह है जिन्हें सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और समाज के समग्र विकास के लिए बनाती है और लागू करती है। क्या कहा गया कि लोक नीति ऐसे नियमों, निर्णयों, कार्यक्रमों और कार्यों का समूह है, इन सबका एक समूह है जिसको लोक नीति कहा जाता है, जिन्हें सरकार जनता की समस्याओं के समाधान, समाज के समग्र विकास के लिए बनाती है और उसको लागू करती है। ठीक है, तो इसी को लोक नीति कहा जाता है। ये इसका एक परिभाषा हो गया। अगर इसको सरल भाषा में समझे और आसान तरीके से समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि लोक नीति वह दिशा निर्देश है जिसके माध्यम से सरकार यह तय करती है कि समाज कौन सी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, समाज की कौन सी समस्या को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे किसी क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो सरकार पहले उस समस्या को चुनेगी, ठीक है, फिर उसका एजेंडा तय करेगी, फिर उसके बारे में जो भी उसका ड्राफ्ट बनता है वो बनाएगा, उसके बाद उसको लागू करेगा, फिर उसके बाद फीडबैक होगा, ठीक है, उसके बाद वो जो नीति है उसमें जो भी सुधार का जरूरत है उसको सुधार किया जाएगा। इस तरह से
नीतियों को लागू किया जाता है। उसके बारे में हम फिर से आपको बता रहे हैं कि एक सेपरेट क्वेश्चन हम बताएंगे जहां पर उन सभी बातों का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर सरल भाषा में इसी लोक नीति को आप समझना चाहें परिभाषा को, तो ये कहा जा सकता है कि लोक नीति वह दिशा निर्देश है जिसके माध्यम से सरकार यह तय करती है कि समाज में कौन सी समस्या को कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। ये इसका परिभाषा हो गया। दिशा निर्देश कह लीजिए या फिर योजना कह लीजिए, एक ही बात होता है। आगे कुछ विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई लोक नीति को, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। विद्वानों द्वारा दी गई सरल परिभाषाएं। पहले है डॉक्टर थॉमस डाई, ठीक है। इनका कहना है कि लोक नीति वह है जो सरकार करने का निर्णय लेती है या ना करने का निर्णय लेती है। लोक नीति क्या है, ये थॉमस डाई कह रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर थॉमस डाई कह रहे हैं कि लोक नीति वह है जो सरकार करने या फिर नहीं करने का निर्णय लेती है, उसी को लोक नीति कहा जाता है। ये इनके अनुसार कहा जा रहा है कि सरकार जो करने का निर्णय ले या फिर जो नहीं करने का निर्णय लेता है, दोनों जो काम करता है वो उसी को लोक नीति कहा जाता है। कुछ ऐसे विचार होते हैं या फिर जो नीति होता है जो लागू नहीं किए जाते क्योंकि वो उतना जरूरी भी नहीं होता और वो लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो करना चाहिए सरकार को और जो नहीं करना चाहिए सरकार को, उन बातों को, उन्हीं नीतियों को लोक नीति कहा जाता है। किसके अनुसार, तो डॉक्टर थॉमस डाई के अनुसार। दूसरे जो विद्वान है डेविड ईस्टन, इनका कहना है कि लोक नीति समाज के मूल्यों के अधिकृत वितरण की प्रक्रिया है। लोक नीति क्या है, तो समाज के मूल्यों के अधिकृत वितरण की प्रक्रिया है, ठीक है। ये इनके अनुसार कहा जा रहा है। तो दो परिभाषा आपको लिखना है। आगे जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोक नीति के स्वरूप को बताइए, लोक नीति की विशेषताओं को बताइए, तो उसी तरह से हम लोग इसके स्वरूप को भी समझेंगे कि लोक नीति का स्वरूप कैसा है। पहला जो इसका स्वरूप है वो योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण स्वरूप। ये जो लोक नीति है वो योजनाबद्ध होता है, उद्देश्य के और उद्देश्यों से भरा होता है, उद्देश्य से पूर्ण होता है, इसीलिए इसको योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण स्वरूप माना जा रहा है, ठीक है। समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि लोक नीति हमेशा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लोक नीति हमेशा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जैसे अभी हम आपको थोड़ा देर पहले शिक्षा के बारे में बताए थे कि नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो उसको किसी न किसी ध्यान में रख करके बनाया गया कि आज के समय में, आज के जनरेशन में किस तरह का शिक्षा का जरूरत है स्टूडेंट को, तो उसी चीज को ध्यान में रख करके ये जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसको लाया गया, ठीक है, लागू किया गया है। वही कहा जा रहा है योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण स्वरूप। लोक नीति हमेशा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसका संबंध किसी खास समस्या के समाधान, सुधार या विकास से होता है, और इसका जो संबंध है वो किसी भी खास समस्या से लेकर के, उसके संविधान से लेकर के, उसका सुधार या फिर विकास से होता है, ठीक है। जैसे शिक्षा के विस्तार हेतु शिक्षा नीति, शिक्षा के विस्तार के लिए शिक्षा नीति लाया जाता है। निर्धनों की सहायता हेतु गरीबी उन्मूलन नीति लाया जाता है, ठीक है। इस तरह से कई सारी नीतियों को बनाया जाता है ताकि किसी भी समस्या को दूर किया जा सके और उसमें कुछ विकास किया जा सके। दूसरा जो इसका स्वरूप है लोक नीति का वो है सरकारी क्रिया और निर्णय का परिणाम। सरकारी क्रिया और निर्णय का परिणाम, जो भी सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं और जो निर्णय का परिणाम आता है वो भी इसका एक स्वरूप है। लोक नीति का निर्माण केवल सरकार के अधिकार में होता है। जो लोक नीति का निर्माण है वो सिर्फ सरकार के अधिकार में होता है, वो सिर्फ सरकार करने का काम करेगा। हालांकि यहाँ पर जनता, जो नौकरशाही लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, वो जो मीडिया है या फिर जो बड़े बड़े संगठन, संस्था, कंपनी है, वो इसमें भाग ले सकते हैं, पर बनाने का जो अधिकार होता है, जो नीति बनाने का काम है, वो किसका है, सरकार का है। वही बात कहा जा रहा है कि लोक नीति का निर्माण केवल सरकार के अधिकार में होता है। भाग इसमें कई सारे लोग ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है, या फिर जो मीडिया है आपके देखते हो शहर में जाकर के या फिर आपके पास जाकर के माइक लगा करके पूछते हैं कि सरकार ने ये नीति लागू किया तो उससे आप खुश है या फिर नहीं है। तो ये जो काम है वो जनता का फीडबैक भी जा रहा है, साथ में जो मीडिया वो भी अपना काम कर रही है, जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो भी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो भाग सभी लेंगे पर जो बनाने का अधिकार है वो सिर्फ सरकार के पास होगा। तो लोक नीति निर्माण केवल सरकार के अधिकार में होता है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों अपने अपनी जरूरतों के अनुसार नीतियां बनाते हैं। राज्य सरकार अपने जरूरतों के हिसाब से नीति को बना सकता है, केंद्र सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से नीति बना सकता है। इसलिए लोक नीति शासन की इच्छा और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि लोक नीति शासन की इच्छा और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होती है। मतलब जो शासन होता है, लोक नीति जो है वो शासन की इच्छा होती है, जो सरकार है उसके इच्छा के अकॉर्डिंग होगा कि उसको क्या नीति लागू करना चाहिए, और जो प्राथमिकता है कि किसको पहले लागू करना चाहिए। जैसे कहीं पर बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, तो इन सब चीजों को पहले उठाया जाएगा, उनको सबसे पहले एजेंडा में लिया जाएगा। तो जो जरूरी है उसी बात को कहा जा रहा है कि इसीलिए लोक नीति जो है वो शासन की इच्छा और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होती है। तीसरा जो इसका स्वरूप है वो है वैधानिक और अधिकृत स्वरूप। वैधानिक और अधिकृत स्वरूप, बस आपको पॉइंट याद रखना है, समझा दे रहे हैं हमको कैसे लिखना है। कहा जा रहा है कि लोक नीति का स्वरूप वैधानिक होता है। लोक नीति का जो स्वरूप हो कैसा होता है, तो वैधानिक होता है। इसे लागू करने की शक्ति कानून और संविधान से प्राप्त होती है, और इसको लागू करने का जो शक्ति वो कहां से प्राप्त होगा, तो कानून और संविधान से प्राप्त होता है।
इसलिए जनता को इसका पालन करना होता है और सरकारी संस्थाएं इसे लागू करने के लिए बाध्य होती हैं। और सरकारी संस्थाएं इसे लागू करने के लिए बाध्य होती है क्योंकि ये विधायक पास करके बनाया जाता है, इसको बिल पास करके बनाया जाता है। ठीक है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से जमीनी स्तर पर लाया जाता है, किस तरह से इसको लागू किया जाता है, ठीक है, सब चीज को हम अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे, जहां पर हम लोग लोक नीति निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो चौथा स्वरूप है वो है आपका गतिशील और परिवर्तनशील स्वरूप। जो लोक नीति वो हमेशा गतिशील और परिवर्तनशील रहता है। ठीक है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो स्वरूप है वो गतिशील और परिवर्तनशील है। कहा जा रहा है कि समाज की जरूरतें समय के साथ बदलती रहती है। समाज का जो जरूरत है वो समय के साथ बदलता रहता है। आप जो अभी जो 2020 से पहले जो शिक्षा नीति था वो बहुत पुराना हो चुका था, वो उस समाज के लिए जरूरी था, लेकिन आज के समाज को वो शिक्षा नीति नहीं चाहिए था, जिसके कारण आज बदल दिया गया। और वही की बात को कहा जा रहा है कि गतिशील और परिवर्तनशील होता है। इसमें यह लिखा है कि समाज की जरूरतें समय के साथ बदलती रहती है, जैसे कि बेरोजगारी, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। इसी कारण लोक नीति भी स्थिर नहीं रहती, और इसी के कारण लोक नीति जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, बल्कि लगातार संशोधित होती रहती है। और इसीलिए उसमें हमेशा संशोधन करते रहना पड़ता है, ताकि जो समाज है वो उसके अकॉर्डिंग चल पाए। नई परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहता है, और जैसे जैसे परिस्थिति आता है, जनरेशन चेंज होता जाता है, उस तरह से इसको भी बदलता जाता है। ठीक है, उसको भी बदलना पड़ता है। पांचवा जो इसका स्वरूप है वो है बहुआयामी स्वरूप, मतलब एक से अधिक आयाम को लेकर के ये चलता है, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, कहा जा रहा है कि लोक नीति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी इन सभी पक्षों को प्रभावित करती है। लोक नीति जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि शिक्षा को लेकर के या फिर सिर्फ आर्थिक को लेकर के, बल्कि सभी चीजों को, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, तकनीक हो, इन सभी पक्षों को प्रभावित करती है। जैसे कि शिक्षा नीति समाज को बदलती है, शिक्षा नीति अगर बदला जाए तो उससे समाज, अगर अच्छे से लोग पढ़ेंगे तो समाज बदलेगा। राजनीति को भी और अर्थव्यवस्था को भी उसमें फायदा होगा, उसको भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि बहुआयामी स्वरूप होता है किसका, लोक नीति का। तो हमने कुछ परिभाषा को और स्वरूपों को समझा। आगे हम लोग इसकी विशेषताओं को समझेंगे कि लोक नीति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला जो लोक नीति का विशेषता है वो है सार्वजनिक हित की प्रधानता। सार्वजनिक हित की प्रधानता मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नीतियों को बना दिया जाए, इसमें सार्वजनिक हित होता है, मतलब सभी लोगों का जो हित का बात होगा उसी चीज को प्रधानता दिया जाएगा। ठीक है, उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि लोक नीति में हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि माना जाता है। लोक नीति में हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि माना जाता है, चाहे वह गरीबों का कल्याण हो, शिक्षा का विस्तार हो या फिर पर्यावरण का संरक्षण। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि सामान्य जनता का कल्याण है। बल्कि क्या कहा जा रहा है कि सामान्य जनता का कल्याण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्तिगत, मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए इसको लागू कर दिया जाए या फिर उसके लिए नीति को बनाया जाए, बल्कि जो सभी व्यक्ति हैं, जो सभी लोग हैं, जनता जो देश के, उसके सभी के लिए कल्याण के लिए नीति बनाया जाता है। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि सार्वजनिक हित की प्रधानता, सभी के हित के लिए इसमें सोचा जाता है। तो ये इसका पहला विशेषता हो गया। दूसरा जो लोक नीति का विशेषता है वो समस्या समाधान केंद्रित। समस्या समाधान केंद्रित, ठीक है, हर लोक नीति किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए बनाई जाती है। कोई भी लोक नीति लाता है तो उसके लिए किसी ना किसी समस्या के समाधान के लिए बनाया जाता है। कोई ना कोई समस्या होता है जिसके समाधान के लिए लोक नीति को लाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बेरोजगारी नीति, महिला सुरक्षा नीति, पोषण नीति, डिजिटल शिक्षा नीति आदि। ये सब क्या है, तो समस्या बढ़ रही थी, जिसके कारण नीतियों को लाया गया। इसका लक्ष्य व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना है। और इसका जो लक्ष्य है, ये सब जो नीतियां बनाई गई हैं, इसका लक्ष्य क्या है, तो व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना, ताकि इसको लागू किया जाए और उसको सही से निभाया जा सके। ठीक है, इन सब चीजों से, इन सब समस्याओं से इसको छुटकारा दिया जा सके। तीसरा जो इसका विशेषता है लोक नीति का, वो है निर्णय प्रक्रिया का परिणाम। निर्णय प्रक्रिया का परिणाम। लोक नीति किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होती। लोक नीति में किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं लिया जाता, या फिर सरकार, अगर कोई भी वर्तमान सरकार है तो ऐसा नहीं कि सरकार जो मन में आया उसको वो नीति लागू कर दे, ऐसा भी नहीं होता। बल्कि यह विचार विमर्श, शोध, विशेषज्ञ सलाह, राजनीतिक प्रक्रिया और प्रशासनिक तंत्र के सहयोग से बनती है। इसमें कई सारे लोग भाग लेते हैं, जैसे कि मीडिया हो गया आपका, या फिर जो आपका नौकरशाही हो गए, या फिर जो बड़े बड़े संगठन हो गए, संस्था हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, तो भाग लेते हैं। वही कहा जा रहा है कि लोक नीति किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होती, बल्कि यह विचार विमर्श, शोध, विशेषज्ञ सलाह, राजनीतिक प्रक्रिया और प्रशासनिक तंत्र के सहयोग से बनती है। इसलिए यह एक लंबी निर्णय प्रक्रिया का परिणाम होती है। और इसलिए यह एक लंबी निर्णय प्रक्रिया का परिणाम होती है, मतलब तुरंत ये नहीं बन जाता, बल्कि थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का तो यह नहीं कि हम चाहे तो बना दे, हम अपने लिए पर्सनल, हम खुद के लिए नीति बना सकते हैं, पर अगर हम सरकार है तो देश के लिए हम अकेले नीति, कोई भी नीति को नहीं लागू कर सकते, उसके लिए पूछना पड़ेगा। ठीक है, चौथा जो इसका विशेषता है वो संसाधनों का वितरण। अब संसाधनों का वितरण होगा, जैसे कोई भी समस्या को खोजा गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एजेंडा में लाना पड़ेगा, और उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है
कि किस तरह से इसमें खर्च करेंगे, किस तरह से समस्या को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए संसाधनों का कितना वितरण करना होगा, इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है। कहा जा रहा है कि लोक नीति यह तय करती है कि समाज के संसाधन जैसे कि धन, मानव संसाधन, तकनीक कहाँ और कैसे खर्च किए जाएंगे। जब लोक नीति लाया जाता है तो लोक नीति यह तय करती है कि समाज के जो संसाधन है, चाहे वो धन हो, चाहे वो मानव संसाधन हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, कहाँ और कैसे खर्च किए जाएंगे। उदाहरण, स्वास्थ्य नीति यह तय करती है कि अस्पतालों, दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च किया जाएगा। जो स्वास्थ्य नीति है, जो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य नीति लाया जाता है, तो वो यह तय करता है कि किन अस्पतालों में इसको लागू करना है या फिर दवाओं में कितना खर्च करना है, स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च करना है, ठीक है। इन सब बातों पर वो संसाधनों के वितरण को समझता है और ड्राफ्ट तैयार करता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। पांचवा जो इसका विशेषता है लोक नीति का, वो है क्रियान्वयन और मूल्यांकन आवश्यक। क्रियान्वयन का मतलब होता है लागू करना और मूल्यांकन का मतलब होता है उसको जांच करना। जैसे कोई भी नीति सरकार के द्वारा बना दिया गया तो उसको समय समय पर क्या है तो जांचना भी पड़ता है, क्या कि जिसके लिए हम ये नीति बनाए हैं वो जनता तक ये फायदा दे रहा है या फिर नहीं दे रहा, या फिर इससे कोई नुकसान हो रहा है तो उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। इसलिए क्रियान्वयन और मूल्यांकन आवश्यक होता है। क्रियान्वयन का मतलब होता है जमीनी स्तर पर उसको उतारना, लागू कर देना, और मूल्यांकन का मतलब होता है उसको जांच करना, ठीक है। कहा जा रहा है कि लोक नीति सिर्फ दस्तावेज नहीं है। लोक नीति सिर्फ दस्तावेज नहीं, ऐसा नहीं कि पेपर में सिर्फ लिख दिए कि शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाए, लागू हो गया, ऐसा नहीं होता, उसको जमीनी स्तर पर लागू करना पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि लोक नीति सिर्फ दस्तावेज नहीं है, बल्कि उसे लागू किया जाता है, बल्कि उसको समाज में भी लागू किया जाता है। लागू होने के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, और जब उसको लागू कर दिया जाए तो उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, उसका देखरेख भी किया जाता है कि उससे जनता को कितना लाभ मिला, और ये देखा जाता है कि उससे जनता को कितना लाभ मिला। यदि कमी पाई जाती है तो नीति में सुधार किए जाते हैं, और अगर उसमें कोई कमी पाया जाता है तो उसको सुधार किया जाता है, ठीक है। छठा जो इसका विशेषता है लोक नीति का, वो है राजनीतिक इच्छा और प्रशासनिक क्षमता पर आधारित। राजनीतिक इच्छा और प्रशासनिक क्षमता पर यह आधारित होता है। लोक नीति तभी सफल होती है जब राजनीतिक नेतृत्व उसे समर्थन देता है। जो राजनीतिक नेतृत्व है, अगर वो उसको नीति को समर्थन देता है तभी जाकर के वो सफल हो पाएगा। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उसे सही तरीके से लागू करती है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उसे सही तरीके से लागू करे। अब इस तरह से मान सकते हैं जो शिक्षा नीति है, ठीक है, वो सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया। अब जो प्रशासन है वो उसको सही से देखरेख ना करे, अब हम मान लीजिए हमारा जो कॉलेज है वही उसको लागू करने के लिए ना माने, या फिर जिस तरह से नियम है उस नियम को ना मानकर जैसे तैसे पढ़ाई करवाए या फिर जैसे जैसे कोर्स लागू कर दे, तो वो सही रहेगा, नहीं सफल हो पाएगा, वो असफल हो जाएगा। वही कहा जा रहा है कि लोक नीति तभी सफल होती है जब राजनीतिक नेतृत्व उसे समर्थन देता है और प्रशासनिक व्यवस्था उसे सही तरीके से लागू करती है। इसलिए इसकी सफलता में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों की अहम भूमिका होती है, तो दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सातवां जो इसका विशेषता है वो है दीर्घकालिक प्रभाव। कोई भी नीति अगर लागू किया जाता है तो उसका लंबे समय तक प्रभाव देखा जाता है। जैसे लोक नीति समाज पर लंबे समय तक प्रभाव डालती है। लोक नीति समाज पर क्या है तो लंबे समय तक प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक पड़ेगा। जो आज का शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 का, वो आने वाली जो पीढ़ियां उस पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। इसी तरह कृषि, उद्योग या पर्यावरण नीतियां भी राष्ट्र की दिशा बदल देती है, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी आपने पढ़ा कि जो नीति लागू किया जाता है उसके बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो जब जब मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन करके देखेगा कि समाज में इस चीज का कमी हो रहा है, इस नीति में इस चीज का कमी पाया जा रहा है, तो उस समाज के अनुसार नीति में कुछ संशोधन किया जाएगा। इसीलिए ये जो नीति है वो दीर्घकालिक प्रभाव डालता है, लंबे समय तक ये चलता है, ठीक है। तो एक छोटा सा निष्कर्ष भी देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका विशेषता है, स्वरूप और परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा आपको निष्कर्ष देख लेना है ताकि आपका जो आंसर है वो अच्छा लगे देखने में और एग्जामिनर आपका मार्क्स ना काटे। ये सारा क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स में पूछा जाने वाला है, तो 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए तैयार है। इसमें इस तरह से लिखना है कि लोक नीति आधुनिक प्रशासन का हृदय है। लोक नीति आधुनिक प्रशासन का हृदय ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोक नीति अगर समाज में लागू ना किया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि समाज को क्या जरूरत है और किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से समाज विकसित होगा। इसलिए यह कहा जा रहा है कि लोक नीति आधुनिक प्रशासन का हृदय। आज के जो प्रशासन करने का तरीका है उसके लिए लोक नीति बहुत ही जरूरी है, इसलिए उसको हृदय कहा जा रहा है। यह सरकार और जनता के बीच एक सेतु की तरह काम करती है। सरकार और जनता के बीच एक सेतु की तरह काम करती है जो समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान का रास्ता दिखाती है। इसका स्वरूप योजनाबद्ध, वैधानिक, गतिशील और बहुआयामी होता है, जबकि इसकी विशेषताएं इसे एक व्यापक, जनहितकारी और प्रभावशाली शासन उपकरण बनाती है। आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं कि लोक नीति जितनी अच्छी होती है शासन उतना ही प्रभावी और जनता का जीवन उतना ही समृद्ध होता है। लोक नीति जितनी अच्छी, शासन उतना ही प्रभावी होगा, जनता का जीवन उतना ही समृद्ध होगा, ठीक है। जितनी सारी लोक नीतियां लाई जाएगी उतना लोग अच्छे से खुश रह पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
साथ ही बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि अब जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सकें। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें वीडियो पर, और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दें। अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।